मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज हम सब रेडियो प्रेमियों के लिए खास दिन है। खास इसलिए क्योंकि आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व रेडियो दिवस। वही रेडियो जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं और आप भी अपनी आवाज हम तक पहुंचाते हैं, फोन कॉल्स के जरिए, पत्र के जरिए या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी लाइक देकर। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम मेरी आवाज मेरा रेडियो। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, रेडियो यानी एक ऐसा माध्यम जिसने हमें एहसास कराया कि हमारे साथ कोई एक दोस्त है जो रेडियो सेट के अंदर बैठा हुआ है और वो शख्स बोल रहा है और हम सुनते हैं। अपने शुरुआती दौर में रेडियो एक करिश्मा के जैसा रहा और रेडियो का जादू तब से लेकर आज तक बरकरार है। हाँ, अब आम आदमी भी रेडियो के विज्ञान को समझ चुका है। वो जानता है कि रेडियो के अंदर कोई व्यक्ति बैठा तो नहीं होता है, बल्कि रेडियो पर बोलने वाला समाचार वाचक, एंकर, प्रेजेंटर, उद्घोषक या आज के जमाने में कह लीजिए तो आरजे स्टूडियो में बैठकर माइक में बोलता है और हम लोगों के कानों तक उसकी आवाज पहुंचती है। दोस्तों, रेडियो एक क्रांति के रूप में दुनिया के सामने आया और लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना और मनोरंजन देने का सबसे सस्ता और सुगम माध्यम आज तक बना हुआ है। तो दोस्तों, आज यानी विश्व रेडियो दिवस हम तमाम कार्यक्रम प्रस्तोताओं के साथ साथ हमारे श्रोताओं के लिए भी खास दिन है, क्योंकि दोस्तों हम दोनों के दरमियान ये रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें आपसे जोड़ता है। हम आपसे बातचीत करते हैं और आप भी अपने दिल की बात हम तक पहुंचाते हैं। वैसे दोस्तों, रेडियो पर बोलना एक अद्भुत एहसास होता है। जो लोग रेडियो पर बोलते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों अच्छी आवाज का होना एक वरदान की तरह है। हम सभी अच्छी आवाज को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, रेडियो पर बोलने का पहला अनुभव सदैव अविस्मरणीय होता है। अपना पहला अनुभव साझा करते हुए आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत शालिनी मित्तल जी कहती हैं, पुरानी बात है लेकिन अब आज भी नई सी लगती है कि रेडियो से जो जुड़ाव है, मन से, दिल से जुड़ाव है। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी उदय, इतना खूबसूरत आपने विषय चुना है जो आपने बोला मेरी आवाज मेरा रेडियो। और बिल्कुल ये हमारी अपनी आवाज होती है जो साथियों से, हमारे श्रोताओं से हमको कनेक्ट करती है। और पहला अनुभव की आप बात कर रहे हैं तो मैं जाना चाहूंगी बहुत पीछे 1994 में, जब मैंने पहली बार रेडियो ज्वाइन किया था। 2 मई की वो तारीख थी 1994 में, और पहली बार नजीबाबाद स्टेशन, आपने नाम सुना, मेरी नियुक्ति हुई थी और वो मेरा पहला दिन था ऑफिस का। और एक कौतूहल भी था, जानने की इच्छा भी थी कि किस तरह से कार्य होता है। बहुत सी चीजें नई थी जो हमें नहीं पता थी। अभी आपने जिक्र भी किया कि एक जिज्ञासा थी, कैसे बोलते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे एक आवाज आती है जो इतना दूर दूर तक अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। तो जब मैं स्टेशन गई तो स्टेशन डायरेक्टर ने बहुत, मैं लकी रही कि उन्होंने मुझे कहा आप एक बार स्टूडियो घूम लीजिए। और स्टूडियो जब घुमाने के लिए जो मुझे लेके गए, उन्होंने बोला ये स्टूडियो है, ये माइक है, यहाँ पे कुछ बोल दीजिए। तो मुझे नहीं उस समय पता था कि ये सच में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे बोला आप ये आपको दे रहे हैं, ये पढ़ लीजिए। वो पहला दिन था मेरा आकाशवाणी में, पहली बार उसी दिन मैं एयर पे गई। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। शाम को मैंने अपनी आवाज रेडियो पर सुनी और वो दिन है और आज का दिन है। बस यही एक सुंदर एहसास है जो अब हमारी जिंदगी का बड़ा भाग है।
और दोस्तों, रेडियो पर बोलना एक ख्वाब जैसा भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग रेडियो सुनते हैं और रेडियो पर वो बोलना भी चाहते हैं, और ये सपना जब सच होता है तो ऐसा लगता है जैसे उनका सपना पूरा हो गया। आरजे फिरोज आलम ने रेडियो पर बोलने की पहली याद को कुछ यूं बयां किया। ये हमारे लिए एक हसीन ख्वाब की तरह है, और वो जिसके बारे में हमने सिर्फ सपनों में सोचा था। और मैं रेडियो की अगर बात करूं, मेरी शुरुआत कहाँ पे कैसे हुई जी। उससे पहले मैं आपको एक श्रोता की तरह मैं ये बता दूं, आम लोग जिस तरीके से सुनते हैं रेडियो को, हमने भी सुनना शुरू किया और बहुत ही कम उम्र में सुनना शुरू किया। और ये वक्त शुरू होता है लगभग 90 के आसपास की बात है, और हमारे घर में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, और वो भी ट्रांजिस्टर ऐसा जब कभी कई बार सर्दियों का मौसम होता था या बरसात का मौसम होता था तो रेडियो काम करना बंद कर देता था, क्योंकि क्लाउड की वजह से बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन कैसे भी करके कभी धूप निकली तो उसको धूप में सुखाया, फिर वो उसको बैटरी को धूप में रखा, और फिर उस तरीके से शुरू हुआ। तो हमारे दादाजी वो रेडियो लेकर के आए थे। मैं जहाँ से आता हूँ, बिहार के एक मोतिहारी जिले से आता हूँ, जहाँ पर ये अब तो नहीं कह सकते, पर वो जो दौर था जहाँ पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तब सेल के जरिए वो जो बैटरी आती थी, बैटरी से वो रेडियो चला करता था। तो उस दौरान हमें उन्होंने वो रेडियो खरीदा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसान थे और खेतों में काम करते थे, मौसम के बारे में जानना चाहते थे, तो उस पर इस तरह के कार्यक्रम आया करते थे। तो जब मैंने पहली बार उसे सुना तो ऐसा लगा कि इतने छोटे से जगह में कौन ऐसा शख्स बैठा है और बोल रहा है। तो उस वक्त किसानों के लिए खास कार्यक्रम होता था। मैं आकाशवाणी पटना की अगर बात करूं तो वहाँ पे एक बहुत ही दमदार आवाज हुआ करती थी, बद्री प्रसाद यादव हुआ करते थे वो प्रेजेंटर। तो उनकी आवाज ने मुझे ऐसे आकर्षित किया कि बस एक बार सुनना शुरू किया तो सुनता ही रह गया। उसके बाद और रात को दादाजी हमारे सो जाते थे तो हम उस रेडियो को लेकर के अपने बेड पे जाते, वहां पे सोते, और फिर वहां से शुरुआत हुई सुनने की। तो मैंने बहुत सुना, और ये सुनते सुनते फिर वक्त बदला, आगे बढ़ते गए, शिवा का गीतमाला और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते गए। इसके जरिए बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कभी रेडियो पे जाएंगे और रेडियो पे इस तरीके से हमारा भी प्रेजेंटेशन होगा जैसे आज मैं इन्हें सुन रहा हूँ। ये हमारे लिए एक ख्वाब था, सपना था जो पूरा हुआ, और उसकी शुरुआत हुई हमारी आकाशवाणी से। वैसे दोस्तों, हमारे इन आवाज के जादूगरों ने न सिर्फ अपना अनुभव साझा किया बल्कि हमें और आपको रेडियो दिवस की शुभकामना भी प्रेषित की हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं विश्व रेडियो दिवस की। एक विशेष दिवस है आवाज की दुनिया के सभी लोगों के लिए और समस्त दुनिया के लिए एक्चुअली, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत पुरानी इसकी परंपरा है, इतिहास है। तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम सुनने वालों को, आप तमाम श्रोताओं को, आप तमाम सामाईन हज़रात को मेरी तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखुलूस आदाब। और ये जो रेडियो दिवस है वो हम सब के लिए अहम है, और वो इस मायने में अहम है क्योंकि हम रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। मनोरंजन की बातें हो या इंफॉर्मेशन की बातें हो या सरकार से जुड़ी हुई कोई योजना हो, इन तमाम चीजों के लिए रेडियो सबसे सशक्त और बेहतर माध्यम है। और ये ऐसा माध्यम है जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपना काम धाम छोड़कर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हम काम करते हुए रेडियो को सुन सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि हम वर्ल्ड रेडियो दिवस मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। हम एक साथ याद करते हैं उन गुजरे हुए दौर को, क्योंकि ये वो माध्यम है जो हमें अपने पास्ट को भी याद दिलाता है, प्रेजेंट को भी याद दिलाता है और फ्यूचर की तरफ भी हमें लेकर जाने की बात करता है। रेडियो दिवस बहुत ही अहम है और जरूरी है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी हम बता पाएं कि हम क्यों मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व रेडियो दिवस। तो मेरी ओर से भी आप तमाम श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम सभी मना रहे हैं
विश्व रेडियो दिवस। दरअसल दोस्तों, स्पेनिश रेडियो अकादमी ने 20 सितंबर 2010 को विश्व रेडियो दिवस की घोषणा के लिए यूनेस्को बोर्ड के सदस्यों को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नवंबर 2011 में यूनेस्को के सभी सदस्यों ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी देशों के कार्यों से संबंधित दैनिक समाचार और खबरें प्रसारित करना था। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन दरअसल प्रसारकों को उनके द्वारा दी जाने वाली खबरों, उनके द्वारा बुलंद की जाने वाली आवाजों और उनके द्वारा साझा की जाने वाली कहानियों के लिए धन्यवाद देने का भी दिन है। दोस्तों, रेडियो लगभग एक सदी से विश्व भर के लोगों के लिए सूचना, मनोरंजन और सुविधा का स्रोत रहा है। यह सबसे व्यापक और सुलभ माध्यमों में से एक है और आज भी डिजिटल युग में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है। रेडियो मानवता की विविधता का जश्न मनाने का एक प्रभावी मंच और लोकतांत्रिक बहस का एक मंच है। रेडियो वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला साधन है। व्यापक श्रोताओं तक पहुंचने की इसकी अनूठी क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि रेडियो समाज की विविधता के प्रति धारणाओं को प्रभावित कर सकता है और एक ऐसे मंच के रूप में कार्य कर सकता है जहां सभी आवाजें बोल सकें, विचार कर सकें और सुनी जा सके। रेडियो आज विश्व भर में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे सुलभ, सस्ता और विश्वसनीय साधन है। डिजिटल युग में भी ये बिजली या इंटरनेट के बिना सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवन रक्षा की भूमिका निभाता है। यह साक्षरता की बाधा के बिना जन जन को जोड़ता है और साक्षरता दर और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाता है। दोस्तों, इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक उपकरण, आवाज नहीं। साल 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI रेडियो प्रारूप और रेडियो उद्योग दोनों को इसके 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा करती है। कुछ लोगों के लिए रेडियो में AI का आगमन मानवीय जुड़ाव के अपरिहार्य नुकसान और मानवीय रचनात्मकता के अंत का संकेत है। वहीं दोस्तों, अन्य कुछ लोग हैं जो इसे अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और रचनात्मकता को बढ़ावा देने और प्रवेश में आने वाली बाधाओं को कम करने का एक तरीका मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य ने पहले अन्य उपकरणों का उपयोग किया है। दोस्तों, वैसे असलियत में स्थिति कुछ पेचीदा है। सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करने पर AI रेडियो निर्माण में मदद कर सकता है और साथ ही सामग्री की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। पर गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर AI रेडियो के लिए घटिया सामग्री तैयार करेगा, क्योंकि कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहेंगे और कंटेंट पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारे देश में रेडियो में आज भी सबसे विश्वसनीय, सबसे तथ्यपरक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। रेडियो पर बोला गया एक एक शब्द बहुत ही ऑथेंटिक और जिम्मेदारी से भरे होते हैं। इस बारे में RJ फिरोज आलम जी कहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर से हम प्रेजेंटर के लिए या जो रेडियो जॉकी आज के डेट में हम कहें तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने भी रेडियो को सुन करके ही बहुत सारी चीजों को ठीक किया, प्रोनाउंसिएशन को ठीक किया, उच्चारण को ठीक किया, बोलने का तरीका हमने सीखा सुन करके। और आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी जबान हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी जबान हो, हम सब प्रेजेंटर्स के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये माना जाता है और ये 101% सत्य है कि यहाँ से जिस जबान में भी आप बात करते हैं, जिस भाषा में भी आप बात करते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो जबान बिल्कुल सही तरीके से बोली जाती है, सही उसका उच्चारण होता है, सही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसको सुन करके लोग अपनी जबान को ठीक करते हैं, अपनी भाषा को ठीक करते हैं, जो हम सब के लिए बहुत अहम है। और ये चैलेंजिंग तो नहीं कहेंगे, हम चैलेंजिंग कह भी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में रेडियो की अपनी एक अलग साख है, खासकर आकाशवाणी की। रेडियो प्रसारण भारत में स्वदेशी है।
ये देश के कोने कोने में कोई संदेश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके द्वारा देश के किसान विस्तार से खेती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मौसम, देश विदेश से जुड़ी बातें आसानी से देश के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि रेडियो का चलन वैसे तो बरसों पुराना है, लेकिन भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयास टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा अगस्त 1921 में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सहयोग से किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड के अनुसार 20 अगस्त 1921 को इसकी इमारत की छत से एक प्रसारण प्रसारित किया गया था, लेकिन प्रसारण के लिए पहला लाइसेंस 23 फरवरी 1922 को दिया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जून 1923 में अपना पहला कार्यक्रम प्रसारित किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ स्टेशन 2 अप्रैल 1938 को और मद्रास स्टेशन 16 जून को ऑन एयर हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का उदय भारत में साल 1927 में निजी ट्रांसमीटरों से हुआ, जो 1930 में राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय प्रसारण सेवा बनी और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR कहा गया, जो अब आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। साल 1956 में प्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव और सांस्कृतिक अर्थों को देखते हुए इसे आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया था। आकाशवाणी ने अपने उदय काल से ही अपने श्रोताओं के लिए रोचक, मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित किया है। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम, युवाओं, बच्चों, महिलाओं और इसी तरह विभिन्न श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम, भारत सहित दुनिया के लोगों की खूब सेवा की है और निरंतर आज भी जारी है। वैसे दोस्तों, जो कार्यक्रम आप रेडियो पर सुनते हैं और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके पीछे पूरी एक टीम लगी होती है। कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ आलेख लिखते हैं, तो एक वाचन करता है, कुछ लोग संपादन करते हैं, वगैरह वगैरह। और इन तमाम लोगों के सामूहिक प्रयास से एक रेडियो कार्यक्रम तैयार होता है जो आप तक पहुंचता है। रेडियो प्रोग्रामिंग में सबसे अहम होता है कार्यक्रम योजना, जो बहुत जरूरी है। रेडियो कार्यक्रम रूपरेखा, कार्य योजना और श्रोताओं के अनुकूल कैसे कार्यक्रम बनते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी के जमाने में रेडियो किस तरह कदम ताल कर रहा है, इस बारे में शालिनी मित्तल जी कहती हैं। प्रोसीजर होता है उदय, काफी लोगों का इसमें सहयोग हमें मिलता है और अपने ऑफिस के हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे सीनियर के साथ साथ वो हमारे मार्गदर्शक भी रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी एक फिक्स पॉइंट चार्ट होता है, वो हम 6 महीने में इसको हम दोबारा से देखते हैं, जिसको हम विंटर फिक्स पॉइंट चार्ट और समर फिक्स पॉइंट चार्ट की तरह जानते हैं। और हम उस समय बैठते हैं, ये कोशिश करते हैं जानने की हमारे कौन से कार्यक्रम लोगों के, हमारे श्रोताओं द्वारा पसंद किए गए, जिसमें बहुत तरह से फीडबैक लिए जाते हैं। हमारी ऑडियंस रिसर्च यूनिट भी होती है। तो जानते ही आजकल सोशल मीडिया के आगमन से, फोन से, व्हाट्सएप से, मैसेज से, मेल से हमें पता लगता रहता है कि हमारे श्रोता किस कार्यक्रम कितना पसंद कर रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं। उनकी सारी जो बातें हैं उसको गंभीरता से लिया जाता है और किस तरह के कार्यक्रमों में बदलाव किया जाए उसकी दिशा में हम लोग कार्यरत रहते हैं। उसके बाद जब ये अप्रूवल हो जाता है कि क्या नए प्रोग्राम रखने हैं, कौन से हटाने हैं, उसके बाद फिर हम अपना मंथली शेड्यूल पर काम करते हैं। पहले तिमाही पे काम करते हैं 3 महीने के शेड्यूल पे, उसके बाद हम मंथली शेड्यूल पे काम करते हैं और फिर डेली बेसिस पे चेंजेस करते हैं। तो इसीलिए हम नियमित तौर पर अपडेटेड रहते हैं कि अगर मैंने 1 महीने पहले अपने शेड्यूल में कुछ डाला है कि मैं ये लूंगी, लेकिन आज कुछ और हो रहा है देश दुनिया में, तो मैं उसको अपने कार्यक्रम में शामिल जरूर करूंगी। क्योंकि जैसा आपने कहा, सूचना और सिखाना, एजुकेशन, साथ में एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, ये हमारा ध्येय है। रेडियो की प्रासंगिकता और इसकी साख आज भी बनी हुई है और इसकी साख को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी साल 2024 से रेडियो के माध्यम से महीने के किसी एक रविवार को मन की बात प्रोग्राम करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रेडियो से जुड़ने का मौका मिलता है और देश में सकारात्मक कार्य करने वाले, समाज सेवा में जीवन लगाने वालों और बहुत ही कम सुविधा में मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर लक्ष्य प्राप्त करने वाले आम लोगों की बात रेडियो के माध्यम से पूरा देश सुनता है। यह कार्यक्रम देश के होनहारों को तराश रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है और इस कार्यक्रम के प्रसारण की जिम्मेदारी भी आकाशवाणी की ही है। इस बारे में शालिनी मित्तल जी कहती हैं। मन की बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बेहद विशेष कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री का और बिल्कुल सही कहा आपने। आकाशवाणी को, क्योंकि जन जन की वाणी है आकाशवाणी, तो माननीय प्रधानमंत्री ने इसको चुना क्योंकि वो देश
कि सभी देशवासियों से बात करना चाहते थे। और देखिए, नाम ही मन की बात हर किसी के मन तक पहुंचती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, वो बहुत जो कार्यक्रम मंगाते हैं, इश्यूज रेज करते हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं लोग दुनिया में, देश में, खास तौर पर भारत में, तो उनके कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये ऐसा कार्य कर रहे हैं और हमारी फायदे के लिए काम हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, अब हमारे देश भारत में सामुदायिक रेडियो भी खूब फल फूल रहा है। सामुदायिक रेडियो की यात्रा वर्ष 2002 में उस समय शुरू हुई जब भारत सरकार ने IIT, IIM सहित विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामुदायिक रेडियो समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार ने नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठनों जैसे गैर लाभकारी संगठनों को इसके दायरे में लाकर इस नीति को व्यापक बनाने का निर्णय लिया, ताकि विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नागरिक समाज की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। फलस्वरूप पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा 1 फरवरी साल 2004 को किया गया। यह यात्रा धीमी गति से शुरू हुई और बाद में इसे गति उस समय मिली जब अन्य समुदाय आधारित संगठनों को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई। जी हाँ दोस्तों, अब भारत में सामुदायिक रेडियो ने एक नए युग का सूत्रपात कर दिया है, जहां कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने समुदाय की बात अपने लोगों के माध्यम से कही जा रही है। सामाजिक चेतना, सामाजिक कार्यों की बात कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से की जाती है। हाल के वर्षों में सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर इस क्षेत्र में काम को आसान बनाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या अब 500 से अधिक हो गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या साल 2014 में 140 से बढ़कर साल 2026 में 500 से अधिक हो गई है। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि सामुदायिक रेडियो प्रसारण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन दरअसल कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के बीच स्थानीय आवाजों को प्रसारित करने का एक मंच प्रदान करता है। यही नहीं, सामुदायिक रेडियो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इसके अलावा इसमें प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होने के कारण लोग इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता है। भारत जैसे देश में जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, ऐसी स्थिति में CRS यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के भंडार भी हैं। इससे स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड और संरक्षित कर सकते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिलता है। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में CRS की एक अनूठी स्थिति इसे सामुदायिक सशक्तिकरण का एक आदर्श उपकरण बनाती है। दोस्तों, आज के समय में कम्युनिटी रेडियो का खूब चलन है। सामुदायिक रेडियो की प्रासंगिकता और इसके महत्व पर रोशनी डालते हुए शालिनी मित्तल जी ने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की। जो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं प्रशंसा योग्य है, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी के और भारत की बात जब हम करते हैं, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे हमारी भाषा बदलती है, हमारा डायलेक्ट बदलता है, हमारे लोगों का प्रोफेशन बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। और हमारे जो अगर हमें हर आदमी के पास तक पहुंचना है, एक इंडिविजुअल तक पहुंचना है, तो हमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये उस कम्युनिटी की बात करता है, उसकी आवाज बनता है, जो उस एरिया में लोग रह रहे होते हैं, उन्हीं की भाषा से, उन्हीं के अंदर जाकर, उन्हीं के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके, उन्हीं के कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए बनाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रेडियो की प्रासंगिकता डिजिटल मीडिया के दौर में भी बनी हुई है और बाकायदा रेडियो तीव्र गति से फल फूल रहा है और आम लोगों की बात, उनके पते की बात रेडियो करता है।
भले ही आज मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर के युग हो, पर आज भी ये लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, रेडियो की तमाम खासियत की वजह से और इसके शानदार इतिहास को याद रखने और रेडियो के स्वाभिमान को सदैव बनाए रखने के लिए आज के दिन यानी 13 फरवरी को हम सभी मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। तो दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस पर हम सबको चाहिए कि रेडियो को खूब सुनें, लोगों को सुनाएं, क्योंकि रेडियो ही वो माध्यम है जिसे आप अन्य काम करते हुए सुन सकते हैं। साथ ही ये रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। हम सब के लिए ये एक माध्यम भर नहीं है, बल्कि तथ्यपरकता, रचनात्मकता और सकारात्मकता की गारंटी है। रेडियो अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपनी पहचान को मजबूती देता है। रेडियो तो श्रोताओं, हमें मालूम है कि आप भी पूरी तन्मयता के साथ हमें यानी अपना रेडियो 96.9 FM को सुनते हैं। तो दोस्तों, आज विश्व रेडियो दिवस के दिन हम आपसे वादा लेंगे, आप कभी भी हमें सुनना नहीं छोड़ेंगे, साथ ही नए श्रोताओं को भी जोड़ेंगे। और हमारा भी वादा है कि हम सदैव आपको सुनवाते रहेंगे रोचक, मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम। और यह उम्मीद करेंगे कि हमारा रेडियो सदैव फलता फूलता रहे, आपका और हमारा नाता यूं ही जुड़ा रहे। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM